हेलो बच्चों, मैं अंकित सर आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th के बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में जो देने वाले छात्र हैं उसके लिए इतिहास। इसमें इतिहास में हम पहले उसके टोटल ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। आप लोगों ने थंबनेल देखा ही होगा कि ये सीरीज चल रहा है। अजय सर जी ने सीरीज दिया है फिजिक्स का 1 सीरीज है अभी, और फिर हम ये सीरीज दे रहे हैं हिस्ट्री का। आगे भी आपको इसी तरह का सीरीज मिलते रहेगा। पहले ऑब्जेक्टिव सीरीज क्लियर करेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव क्लियर करेंगे, टोटल चीज़ क्लियर कर देंगे। इस चैनल के माध्यम से आपको टोटल चीज़ मिलेगा, ये समझ लीजिए आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यूरोप में यानी यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो आप लोग जानते हैं यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। अब यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था बताइए आप लोग, बताइए जल्दी। आकाश जी बताइए, सिंटू बताइए कौन था? मेजनी था। यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी था। सेकंड थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? ये एक देश है जो यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। तो आप लोग बताइए किस देश को कहा जाता है? यूनान को बोला जाता है। तो आप लोग इसमें टिक लगा दिए। जैसे क्वेश्चन आए एग्जाम में फटाक से टिक लगाइए, एकदम रुकना नहीं है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे माना गया है? तो आप लोग जानते हैं इटली के एकीकरण का मसीहा मेजनी को माना गया है, क्योंकि ये सब तो बन ही नहीं सकता है। यूरोपीय राष्ट्रवाद के प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन कब्ल की स्थापना की? तो आप लोग इसको भी जानते होंगे, क्योंकि ऑफलाइन वाले जितने भी स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे, क्योंकि अभी अभी हम लोग ऑनलाइन पे आए हैं, पहले ऑफलाइन ही पढ़ाते थे। तो यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन कब्ल की स्थापना की? बताइए आप लोग जल्दी बताइए। हाँ आंसर आ रहा है, टीपू सुल्तान। कौन है? टीपू सुल्तान। 6 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? आप लोग इसको भी जानते हैं, फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? निरंकुश शासन। 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? आप लोग जानते हैं कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी। चलिए आइए आगे बढ़िए। ऐसे आप लोग को ऑब्जेक्टिव का टोटल चीज़ मिलेगा। 8 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? आप लोग आराम से इस क्वेश्चन का भी आंसर दे दीजिए। ये क्या होगा? बुब्रो वंश। ठीक। फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? बुब्रो वंश। आप लोग आराम से याद कीजिए सबको, यही सब क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में। हिस्ट्री में 95% की गारंटी। अगर जैसे जिस तरीका से हम लोग पढ़ा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सीरीज सब्जेक्टिव सीरीज, उसके बाद कॉपी कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है, टोटल चीज़ आपको बताया जाए। आप लोग 1% का टेंशन नहीं लें। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दी? काउंट काबूर ने। पता है आप लोग को? काउंट काबूर ने कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दी। चलिए 10 नंबर पे आते हैं कि विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो आप लोग जानते हैं कि विलियम प्रथम पर्सा का शासक था। पर्सा एक देश है, वहीं का शासक था विलियम प्रथम। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि जालवेरिन की स्थापना किस राज्य में की गई? तो जालवेरिन की स्थापना भी पर्सा में ही की गई थी। ठीक। चलिए आइए थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, जिससे आप लोग को पढ़ने में मज़ा आ जाए।
एकदम आप लोग लिख लीजिए कॉपी में, एकदम याद कीजिए, 100% क्वेश्चन आने वाला है सब, क्योंकि हम चैप्टर से उतना ही क्वेश्चन उठाते हैं, बस इतने में ही हो जाएगा आपका, इससे आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। हंगरी की भाषा क्या थी? आप लोग जानते हैं हंगरी की भाषा क्या थी? तो मैग्यार। हंगरी की भाषा मैग्यार थी। आइए ये क्वेश्चन तो कंफर्म समझिए आएगा ही आएगा। 60 ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें से 50 बनाना है आप लोग को। तो ये क्वेश्चन आएगा हिस्ट्री में, ये लिख के रखिए आप लोग। यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो यंग इटली का भी संस्थापक मेजनी ही था। 14 नंबर है कि 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? आप लोग जानते हैं कि 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? तो राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। ठीक। 19वीं शताब्दी में यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ था ना, उसका विकास का क्या परिणाम हुआ था? राष्ट्रीय राज्य का स्थापना, यानी राष्ट्र का जो राज्य था उसका स्थापना किया गया था। चलिए आइए आगे बढ़िए। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? बस ये सब सवाल जो है, यही सब सवाल आने वाला है। 1804 ईस्वी में हुआ था, मतलब समझिए ईस्वी वाला सवाल आप लोग लगभग याद ही कर लीजिए, क्योंकि कम से कम 4 सवाल रहेगा ईस्वी का, और आप लोग को हिस्ट्री ज्योग्राफी सबका मिलेगा, टेंशन नहीं लेने का, 1% टेंशन नहीं लेने का। जब हम हैं तो टेंशन नहीं लेने का, टोटल चीज़ कराया जाएगा, जितना टाइम बचा है उतना में टोटल चीज़ कराया जाएगा, कैसे कॉपी लिखना है, कैसे एग्जाम देना है, कैसे पढ़ना है, कुछ दिन में आप लोग को रूटीन भी बताएंगे। आइए, बच्चे सोशल साइंस में पढ़ के हमसे ही पढ़ के 95% प्लस स्कोर किया है। मेरा मैट्रिक में 98 था 100 में, सोशल साइंस में, इसलिए टेंशन मत लीजिए। और वो भी मैट्रिक हम लोग कब दिए थे? 2014 में ही। वियना सम्मेलन यानी कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मेटरनिक। वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मेटरनिक। जल्दी बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी, आंसर तो आ रहा है, देख रहे हैं हम, बहुत बच्चे जुड़े हैं। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? 70 नंबर क्वेश्चन पे आइए और बताइए कि मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। आप लोग को पता है पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना, यानी पुरातन व्यवस्था की फिर से स्थापना किया गया। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य यही था। चलिए आप लोग आगे बढ़िए। मेटरनिक कौन था? यही सब सवाल तो आने वाला है। यही सब सवाल आने वाला है, टेंशन नहीं लेने का आप लोग को। मेटरनिक कौन था? मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। चलिए आइए आगे बढ़िए। सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो सीडान का युद्ध पर्सा और फ्रांस के बीच हुआ था। इस तरह का क्वेश्चन आपको और मिलेगा जो कंफ्यूजन पैदा करेगा, लेकिन आप लोग अच्छे से याद कीजिए। एक सेडोवा का युद्ध आएगा, लेकिन ये सीडान का युद्ध है, इसलिए आप लोग बढ़िया से पढ़िए। सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? पर्सा और फ्रांस, एकदम आप लोग याद रखिए ये। चलिए आगे बढ़िए। किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है? ये सवाल तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? आप लोग बताइए, आराम से इत्मीनान से बताइए, कोई दिक्कत नहीं, हम रुके हुए हैं। बताइए, आंसर आ रहा है फटाफट। हाँ सही बोले तुम, मेटरनिक। आयुष सही बोल रहा है, यही होगा ये, मेटरनिक। चलिए आइए, 21 नंबर क्वेश्चन है, बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? तो आप लोग इसको भी जानते हैं कि हीगेल एक विचारधारा है जिससे बिस्मार्क का किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? तो ये हीगेल होगा। चलिए आगे बढ़िए। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? चलिए ये सब क्वेश्चन तो कंफर्म समझिए कि इम्पोर्टेंट, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब।
एकदम VVI। कितना होगा बताइए आप लोग जल्दी। नहीं आयुष तुम गलती बोल दी अब की बार। 5 होगा, 5, 4 नहीं होगा। चलिए आइए आगे चलते हैं। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? चलिए ये क्वेश्चन भी आने वाला है। लगभग समझिए जितना हम लोग खोज के चैप्टर से करा दिए ना उससे ज़्यादा आप लोग को पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि इसमें ही हो जाएगा। बस इतना आप लोग याद कर लीजिए, बस बहुत हुआ। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो यह ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया ही था जो ये दोनों के एकीकरण के विरुद्ध में था, नहीं तो एकीकरण आराम से हो जाता। चलिए आइए 24 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा? तो आप लोग बताइए इसका आंसर फटाफट। हम 1 सेकंड वेट कर लेते हैं, आंसर आने दीजिए। चलिए आ गया आ गया, लगभग सबको याद हो गया है, यूनान। मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट तो नंबर 1 है एकदम। ओ ये डबल बार रिपीट हो गया है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो आप लोग जानते हैं इसका आंसर क्या होगा, राइन संघ। बताइए जल्दी क्या होगा, राइन संघ। लाल कुर्ती का गठन किसने किया? चलिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट। गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी के बारे में आप लोग पढ़ लेंगे, हम खुद पढ़ाएंगे आपको सब्जेक्टिव में, टोटल चीज कराया जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गैरिबाल्डी ने। चलिए आइए, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? आप लोग जानते हैं कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? सेडो सिड अरे सिडान का युद्ध। हाँ बस बताया था आप लोग को कुछ देर पहले कि ये दोनों कंफ्यूजन पैदा करता है, ये और ये, इसीलिए थोड़ा ध्यान से एग्जाम में लिखना है। एग्जाम में बढ़िया से क्वेश्चन पढ़ के बढ़िया से आंसर देना है। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो ये हो जाएगा आप लोग का सिडान का युद्ध। याद रखिएगा क्या होगा, सिडान का युद्ध। जर्मनिया क्या थी? चलिए आप बताइए आप लोग, जर्मनिया क्या थी जल्दी जल्दी। जर्मनिया क्या थी? जर्मन राष्ट्र का प्रतीक। जर्मनिया जर्मन राष्ट्र का प्रतीक थी। ये वाला आंसर। काबूर कौन था? काबूर के बारे में भी आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो सब कुछ कराया जाएगा, सब कुछ। काबूर कौन था? इटली का प्रधानमंत्री। काबूर इटली का प्रधानमंत्री था। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? बस ये क्वेश्चन तो समझिए और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, बोले थे कि ईस्वी वाला सवाल एकदम याद रखिए, 1871 में हुआ था। ईस्वी वाला सवाल तो समझिए 4 क्वेश्चन कन्फर्म रहेगा एकदम 100%। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। रोमानीवाद क्या था? चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये कोई न्यू क्वेश्चन है। रोमानीवाद क्या था? ये क्वेश्चन में आने का चांस है, क्योंकि हम अगर इम्पोर्टेंट खोज दिए तो समझिए इम्पोर्टेंट ही है। एक सांस्कृतिक आंदोलन। ये क्या था? एक सांस्कृतिक आंदोलन था रोमानीवाद। ये क्वेश्चन देखिए क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जालवेरिन एक संस्था थी, किसका था? व्यापारियों की। व्यापारियों की एक संस्था थी जो जिसका नाम था जालवेरिन। ठीक है, ओके आइए बढ़िए। सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो आप लोग जानते हैं कि सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑस्ट्रिया की। सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हो गई। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में
किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो यह हो जाएगा संवैधानिक शासक, यानी जिसे राजतंत्र बोला जाता है, संवैधानिक राजतंत्र। शासन का मतलब वही हुआ राजा का, जो राजा शासन ही पहले चलाता था, तो राजा के राज में राजतंत्र ही माना जाता है, इसलिए संवैधानिक राजतंत्र। 1830 की बात हो रही है तो पहले राजा का ही था, अभी लोकतंत्र है। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ये यूरोप के अंतर्गत आते हैं। ठीक, चलिए यूरोप महादेश, जैसे हम लोग एशिया महादेश के अंतर्गत आते हैं, जैसे इटली एवं जर्मनी ये दोनों देश जो है ये यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1707 में। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1707 ईस्वी में। आप लोग ईस्वी वाला तो एकदम याद कीजिए, हम बोल रहे हैं। चलिए इसको पढ़िए आप लोग फटाफट। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है? मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है? तो ये किस देश का हो जाएगा? फ्रांस का। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक हो जाएगा? ये फ्रांस का होगा। एकदम याद करने, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब, इसको याद करने वाला है एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? चलिए ये क्वेश्चन भी देखिए क्या गजब है। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो ये हो जाएगा तुर्की की, क्योंकि नाम से ही लग रहा है कि इसकी ही पराजय हुई होगी, क्योंकि लिखा है नाम ही इसका तुर्की है, इसलिए पराजय तो निश्चित है इसका। बिस्मार्क क्या था? आप लोग जानते हैं बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क एक कूटनीतिक था। बिस्मार्क के बारे में भी आप लोग को बताएंगे, टोटल चीज़ बताया जाएगा। यह ऑब्जेक्टिव का सीरीज है, इस तरह हर चैप्टर का सीरीज मिलेगा। तो बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा है क्लास 10th यूरोप में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव, प्रश्न उत्तर 2023। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो आप लोग भी जानते होंगे, आप लोग गए तो नहीं होंगे लेकिन जानते होंगे, पढ़े होंगे हिस्ट्री में कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। ये इंग्लैंड में हुआ था, जिसको हम लोग जानते हैं। 42 नंबर है कि सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं फ्रांस और पर्सा का युद्ध के बारे में। तुरंत हम लोग पढ़े हैं कि सेडान के युद्ध में ही फ्रांस और पर्सा, सेडान में ही फ्रांस और पर्सा का युद्ध हुआ था, जो कि 1870 में था। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है एकदम, समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? यानी राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो ये क्वेश्चन भी आप लोग पढ़े हैं। पुनर्जागरण, बहुत ये सब हम ऑफलाइन में करवा चुके हैं। हम सोचे कि पूरे बिहार के बच्चा को मिले फैकल्टी, इसीलिए हम लोग ऑनलाइन पे भी आए। तो इसका क्या हो जाएगा? पुनर्जागरण। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण। अब आइए 44 नंबर, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो आप लोग जानते हैं कि 1810 ईस्वी में कार्बोनरी नामक संस्था की स्थापना की गई थी। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ? चलिए ये देखिए क्या गजब है क्वेश्चन है। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ? आप लोग एकदम इंटरेस्टिंग सवाल है ये, आराम से बताइए। फ्रैंकफर्ट की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था। 46 नंबर क्वेश्चन है, सेल्सविग ऑफ होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से हुआ? ये क्वेश्चन भी न्यू लगेगा लेकिन इम्पोर्टेंट है। इसमें भी जर्मनी का एकीकरण नहीं है। सेल्सविग और होल्स्टीन का जो संबंध है किस देश के एकीकरण से हुआ? तो ये हो जाएगा जर्मनी के एकीकरण से ही हुआ है।
चलिए आइए, 47 नंबर क्वेश्चन है कि 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश में हुई थी? 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश में हुई थी? किस देश के साथ हुई थी? किस देश में नहीं हुई थी, किस देश के साथ हुई थी? इसी तरह आप लोग पढ़िएगा, ध्यान से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़िएगा, तब उसका आंसर दीजिएगा। इसका रूस हो जाएगा, ठीक। घबराना नहीं है, आराम से पढ़ना है बस। 48 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मन राज का निर्माण किसने किया था? ये तो एकदम हल्का क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट, विद्यार्थी के मुंह पे ही याद रहेगा ये। जर्मन राज का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? देखिए सबसे अलग सवाल, क्या था गैरिबाल्डी पेशे से? बताइए आप लोग फटाफट, बताइए जल्दी, सिंटू बताओ। नाविक। चलिए आइए, बस लास्ट। तो आप लोग एएस ऑनलाइन सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और स्टूडेंट्स को पहुंचाइए। सपोर्ट कीजिए, पढ़िए, और क्या। ये चैनल का नाम है, इससे आप सब अपने अपने स्टूडेंट को बता सकते हैं, अपने दोस्त को बता सकते हैं कि यहाँ पे पहले ऑब्जेक्टिव सीरीज की करवाया जाएगा। थंबनेल तो आप लोग देख ही रहे हैं, पहले ऑब्जेक्टिव सीरीज मिलेगा, उसके बाद सब्जेक्टिव मिलेगा, टोटल चीज़ मिलेगा, हर एक चीज़ कैसे एग्जाम में कॉपी लिखना है, कैसे लिखना है, और सबसे अलग तरीका से बताया जो कि बोले 98% तक आया है इसमें ही, सोशल साइंस में। और अजय सर आप लोग को फिजिक्स ले रहे हैं, फिर मैथ आएगा, टोटल चीज़ आएगा, टेंशन नहीं लेना है आप लोग को। चलिए अब यहीं पे विराम देते हैं, आप लोग मज़े से पढ़िए आराम से, कल फिर आप लोग की क्लास आएगी।